हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पे करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो पेपर 1 कंडक्ट होता है उसका पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और जो 2020 में कंडक्ट हुआ था 2020 में, और 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था, और शिफ्ट हम इसकी 1 कवर कर चुके हैं। ये 24 सितंबर को जो है कंडक्ट हुआ था, और शिफ्ट जो हम 1 इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, जो 2 पार्ट थे। इस शिफ्ट हम सेकंड कवर करने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम इसके 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें 25 से जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोलता है जी, द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाई दैट, यानी कि टीएल मॉडल का क्या मतलब होता है टीचिंग में। टीएल मॉडल का क्या मतलब होता है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंटली एक्ट, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, टीचिंग एम लर्निंग, टीचिंग कॉज लर्निंग। तो इसका मतलब होता है कि टीचिंग जहाँ पे भी बात होगी टीचिंग की, वहाँ पे लर्निंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो आपस में एक तरीके से जो है वो इंटीग्रली रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो इनको हम अलग नहीं कर सकते, इसको हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक। हमें यहाँ पे बताना है कि लर्नर के करेक्टरिस्टिक कौन से हैं एसोसिएट विद द फील्ड इंडिपेंडेंट। देखो, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड एक होता है फील्ड डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट हो गया, और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। तो देखो, डिपेंडेंट कौन सा हो गया? डिपेंडेंट नाम से क्लियर है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो है वो टीचर अपने हिसाब से जो है बच्चों को टीच जो वो कराता है। अगर फील्ड इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सेल्फ लर्निंग की बात आ जाएगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल की बात जो है वो आ जाती है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है खुद से सीखने की कोशिश करता है। तो अब हमें यह बताना है इसमें कि इंडिपेंडेंट कौन सा है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि सेल्फ से हम जब भी सीखने की कोशिश जो वो करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें देखना है कि देखो, फोकस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, के जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल दिए गए हैं उसको बेस बना के हमें जो है वो स्टडी करनी होती है। यानी कि यहाँ पे हमें टीचर कोई एडवाइस नहीं दे रहा, हम खुद से ही जो है वो अपनी नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल को जो है वो ध्यान में रख कर ही हम अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उसकी अपनी नॉलेज को जो है एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, बात करें हम परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल। देखो, यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, तो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? मटेरियल तो जो है वो टीचर प्रोवाइड करेगा, और मटेरियल के थ्रू हम आ नहीं सकते। अगर मटेरियल को हम साथ में लेके चलें तो वो फील्ड डिपेंडेंट हो गया। फील्ड डिपेंडेंट क्यों हो गया? क्योंकि बुक्स के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से हम डिपेंड किस पे हो गए? बुक पे डिपेंड हो गए। बट हमें इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी, ठीक है ना। बात करें प्रेफर एंड लाइक टू कम्पीट, हाँ हम यहाँ पे कम्पीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। कम्पीट करना चाहते हैं हम एक दूसरे से। कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो अपने जो खुद के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे जो वो कोई बीच में मिडल मैन जो वो नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए, सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग। देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्टाइल रिलेटेड, टीचर के स्टाइल से रिलेटेड पूछा गया, ना कि उसकी इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड पूछा गया। हमें उसकी स्टाइल से रिलेटेड जो है उसके करेक्टरिस्टिक बताने। अच्छा, यहाँ पे अगर टीचर सेंटर पूछा, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पूछा गया होता, तो वहाँ पे जो फीडबैक तो हमेशा आता ही था, जहाँ पे हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करते थे। बट यहाँ पे स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है, यानी कि उसके स्टाइल से रिलेटेड हो रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव
यानी कि इवेलुएट और प्रोवाइड फीडबैक का बात यहाँ पे नहीं होगी। यानी कि फीडबैक की बात कहाँ पे होती है, जहाँ पे हम उसकी टीचिंग को जो है इफेक्टिवली जज करने की कोशिश जो वो करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो ई ऑप्शन नहीं आना चाहिए, और ई ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसको तो हम यहाँ से कट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, ऑर्गेनाइज डी मैन्योर एंड मीन्स बीइंग ऑर्डरली क्लियर एंड कंट्रोल। जी बिल्कुल, क्लियर और कंट्रोल की बात होगी यहाँ पे स्टाइल रिलेटेड में। उसके में यानी कि टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके स्टाइल से रिलेटेड क्या चीज़ होगी, जहाँ पे वो क्लियर तरीके से हमको समझाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे उसका कंट्रोल होगा उसके खुद के इमोशंस पे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पे देखो, लिटरेसी एंड इम्प्लाई जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एंड रीडिंग एंड राइटिंग। सेल्फ एफिशिएंसी एफिकेसी विद द रेफर्स टू पर्सन टू सेल्फ परसीव्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क। हाँ, टास्कों को कैसे परफॉर्म करना है वो चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। या फ्लेक्सिबल बीइंग विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से जो है वो उसको जो टीच करना होता है। तो इसमें जो वो दो ऑप्शन हो जाएंगे, जहाँ पे क्लियर तरीके से उसको समझाना आना चाहिए, और उसके बाद फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो यूज करना उसको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कोई है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जहाँ पे ए और डी इसका जो वो सही बनता है। उसके बाद बात करते हैं हम, देखो स्केल ऑफ मेजरमेंट दे रखी है हमें, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। देखो स्केल ऑफ मेजरमेंट को अगर यहाँ पे मैच करना है हमें, स्केल ऑफ मेजरमेंट देखो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल, रेशियो। देखो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है, एक मैं वो लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं नो आई एम रियल। ऐसे आपको जो है वो याद रखो। अच्छा, नो से क्या बनाते हैं हम, नो से बनाते हैं नॉमिनल। नो से नॉमिनल आ गया। ओ से क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा। आई से क्या आएगा, इंटरवल आएगा। नो आई एम रियल, आर से क्या आएगा इसमें, रेशियो आएगा, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक है, नो आई एम रियल जो है वो आपने दिमाग में रखो। और उसके बाद एन से क्या बनाया हमने, नॉमिनल बनाया। ओ से ऑर्डिनल बनाया। आर से आई से इंटरवल बनाया, और आर से हमने यहाँ से लिया तो वो रेशियो बन गया, ठीक है ना। ये इसका सीक्वेंस होता है। अब नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल में केवल क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो वो क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बात करें हम इसके बाद क्या आता है, ऑर्डिनल। तो याद रखना नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, जैसे कि इसको हम ऐसे मान के चलते हैं। देखो एक हमने सर्कल ये बनाया, ठीक है ना। एक सर्कल हमने ये बनाया, एक सर्कल हमने ये बनाया, और एक ये बनाया। यहाँ पे चार सर्कल बना लिया हमने। अब देखो नॉमिनल क्या आएगा, नॉमिनल आएगा जी ये नॉमिनल हो गया, इसी ऑर्डिनल हो गया, ये इंटरवल हो गया, और ये हो गया रेशियो। देखो रेशियो में ये सारे फीचर आ रहे हैं अंदर, यानी कि एन ओ और आई तीनों फीचर आ रहे हैं। तो जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल की जो करेक्टरिस्टिक आने चाहिए। जब भी हम बात करेंगे इंटरवल की, तो इंटरवल का तो करेक्टरिस्टिक आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ ऑर्डिनल और नॉमिनल भी आएगा। जब हम ऑर्डिनल की बात करेंगे तो उसमें ओ का तो आएगा ही, साथ साथ एन का भी आएगा। जब हम एन की बात करेंगे यानी कि नॉमिनल की बात करेंगे, तो वहाँ पे केवल एक ही करेक्टरिस्टिक की बात होगी, जहाँ पे नॉमिनल की बात होगी, ठीक है ना। तो देखो नॉमिनल में क्लासिफिकेशन आएगा, जब हम ऑर्डिनल पे पहुंच जाएंगे तो नॉमिनल का तो आएगा ही, साथ में ऑर्डिनल का भी आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के साथ क्या आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, जहाँ पे ऑर्डिनल की बात कर रही है। उसके बाद आई पे आ गए, यानी कि इंटरवल पे आ गए, तो इंटरवल पे आ जाएंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑर्डर, सॉरी ये आएगा क्लासिफिकेशन ऑर्डर और इक्वल यूनिट की बात होगी, ठीक है ना। जब हम आ जाएंगे रेशियो पे, तो रेशियो पे आएंगे तो इनमें सारे फीचर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सारे फीचर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये यहाँ से मैच हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का यूज करके हम जस्टिफाई ड्यूरिंग टीचिंग विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, कि हम लर्निंग आउटकम को जो वो यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं आईसीटी को यूज करके हम। अच्छा, लर्निंग आउटकम आर कंटिजेंटली ऑन यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, के लर्निंग आउटकम केवल जो है वो टीचिंग के थ्रू आते हैं, यानी कि टीचिंग में आईसीटी का यूज जो है वो होता है तभी लर्निंग आउटकम निकल के आते हैं, ये ऐसा बोला गया है। हाँ, ये बात तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आईसीटी का यूज करके जो है वो लर्निंग आउटकम आते हैं, ठीक है ना, आईसीटी का यूज करके लर्निंग आउटकम आते हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि लर्निंग आउटकम आर कंटिजेंट ऑन यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, क्या हम टीचिंग को केवल आईसीटी का यूज करके ही जो सफल बना सकते हैं, तो ये कहना यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों कहना गलत हो जाएगा? क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट या लोकल लेवल के स्कूल जो होते हैं वहाँ पे विदाउट आईसीटी भी टीचिंग कराई जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। बट हाँ, ये बोल सकते हैं हम कि अगर हम आईसीटी का यूज करेंगे तो लर्निंग आउटकम जो है वो निकल के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए तो सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक टीचर जो प्रोसेस टू फाइंड आउट कर रहा है इफेक्ट टू फ्रेश एंड इनकरेज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग सेशन बेस्ड ऑन स्किनर थ्योरी ऑफ री-इन्फोर्समेंट, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च विल बी बिलोंग टू। देखो, स्किनर री-इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होती है। पॉजिटिव यानी अच्छा करने वाले को पॉजिटिव दिया जाता चीज की बात होती है और जो बुरा करने वालों को नेगेटिव की बात होती है। बट यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की हो रही है, यानी कि उस चीज़ को जो बार बार किसी चीज़ को बार बार करना। तो रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को जो अप्लाई करके देखते हैं कि जो वो एंड रिजल्ट जो वो क्या आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट जो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 करते हैं। ऑल रिसर्च एड टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी, क्या सारी की सारी नॉलेज जो जो रिसर्च होती है उसमें हम नॉलेज को ऐड करके ही एडवांस थ्योरी बना सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल रिसर्च अच्छा कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जहाँ पे देखो ऑल किया गया है, तो एक तरीके से सारी की सारी रिसर्च की बात हो रही है, तो ये एक तरीके से नेगेटिव वर्ड में यहाँ पे यूज किया गया है। हाँ, बट फोकस ऑन एक्शन रिसर्च का फोकस जो होता है बेसिकली जो वो एमिलियोरेशन ऑफ प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस। हाँ, प्रैक्टिसेस जो वो इसके कीवर्ड है कि एक्शन रिसर्च का कीवर्ड क्या है, प्रैक्टिस, यानी कि बार बार किसी चीज़ को करना, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो जाएगा, बट सेकंड जो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, सैंपल ऑफ स्टडी, रिसर्च टूल। अब देखो यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो ये बोला रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी जहाँ पे हम क्वेश्चन को रिसर्च के जनरेट करेंगे। अच्छा, रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का कीवर्ड होता है टेंटेटिव, या टेंटेटिव जो है इसका कीवर्ड है हाइपोथेसिस का, ठीक है ना। सैंपल ऑफ स्टडी, सैंपल के आएंगे सब सेट ऑफ ड्रॉ, यहाँ पे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं यूनिवर्स से या किसी डिफाइंड सेट से, ठीक है ना। अच्छा, रिसर्च टूल की बात करें हम, तो टूल का मतलब क्या होता है, मेथड, कौन सा मेथड हम रिसर्च करने में अप्लाई जो वो करते हैं। डिवाइस यूजिंग विच डाटा गैदर्ड, यानी कि डाटा कलेक्ट करने में किस मेथड डिवाइस का जो है वो यूज कर रहे हैं, किस मेथड का हम जो वो यूज कर रहे हैं। तो ए को हमने क्या मिलाया, 4 से मिलाया, ए को 4 से मिलाते हैं तो हम यहीं पे एक किसी भी एक ऑप्शन को मिला के आंसर अपना निकल आता। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है हमें हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग का। देखो ये
जो वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, जहाँ पे हमें हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग रिसर्च का जो है वो हमें सीक्वेंस करना था, और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अप्लाई हुआ है। तो देखो आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम को, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ए तो आएगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो कट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, डेवलप करेंगे रिसर्च डिजाइन को, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से निकल आता है कि सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को, ड्रॉ सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कहाँ से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस पॉपुलेशन को डिफाइन कर देंगे। जब हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर देंगे कि कहाँ से हमें जो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो हम वहाँ से फिर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम डिसीजन जो है वो लास्ट में डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इन रिसर्च एम्प्लॉय रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ यूनिट। देखो दो चीज़ें होती है यहाँ पे भी, एक होता है रैंडम, एक होता है नॉन रैंडम, या नॉन सैम्पलिंग और सैम्पलिंग बोल सकते हैं हम इसको, ये बोलते हैं हम, या तो रैंडम बोल सकते हैं हम, या एक होता है नॉन रैंडम, ठीक है ना, नॉन रैंडम होता है, या इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो दो चीज़ें हमसे क्या पूछा है यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, रैंडमाइजेशन और प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि ये चीज़ पूछी हमसे, और नॉन रैंडम पूछा यहाँ पे। तो देखो अच्छा, इनको हम एक और चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको तो हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, और इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव के सारे फीचर जो है वो यहाँ पे क्वालिटेटिव हो गया ये, इसके सारे फीचर यहाँ पे आ जाएंगे, बट क्वांटिटेटिव की बात जो सारे फीचर होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। हमसे क्या पूछा है, रैंडमाइजेशन पूछा है, रैंडमाइजेशन और इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। तो देखो कोटा सैम्पलिंग जो है वो क्वालिटेटिव होता है, तो इसको नहीं लेंगे हम, ए को नहीं लेंगे, तो ये यहाँ से कट जाएगा। स्नोबॉल भी क्वालिटेटिव होता है, इसको भी नहीं लेंगे, तो बी यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड बिल्कुल लेंगे, स्ट्रेटिफाइड जो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड के साथ साथ हम किसको लेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग को जो वो लेने वाले हैं, ठीक है। डायमेंशनल भी हमारा क्वालिटेटिव होता है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं हम आरसी की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखो हिस्टोरिकली प्राइस वाज कंसीडर इम्पोर्टेंट बिकॉज, जो हिस्टोरिकली प्राइस है वो कंसीडर हैं इम्पोर्टेंट बिकॉज, इम्पोर्टेंट तो हैं बट किस वजह से इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, इन द नोरोबेस्ट सेंस प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। मोर ब्रॉडली प्राइस इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू, प्राइस जो सम होता है यानी कि सम होता है ऑल वैल्यू का, दैट कस्टमर गिव अप टू गेन द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग ए प्रोडक्ट सर्विस। हिस्टोरिकली प्राइस हैज बीन, देखो ये पॉइंट था वहाँ पे, हिस्टोरिकली प्राइस हैज बीन मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द बायर चॉइस, यानी कि यहाँ पे क्या है, बायर की चॉइस को इफेक्ट डालता है हिस्टोरिकल प्राइस जो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायर की चॉइस को इफेक्ट डाल रहा है, तो यहाँ पे प्रोवाइड करता है यहाँ पे ऑप्शन फॉर बायर, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइस जो है वो बायर को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कहीं पे कोई चीज़ सेम चीज़ जो है वो सेम उसी प्राइस में मिलती है, कहीं पे कम में मिलती है और कहीं पे ज़्यादा में मिलती है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो इफेक्ट डालती है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पे पूछा गया है जी कि
व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ स्मार्ट मैनेजर, स्मार्ट मैनेजर की जो परसेप्शन यहाँ पे क्या होती है, स्मार्ट मैनेजर की परसेप्शन को पूछा गया यहाँ पे हमसे। स्मार्ट मैनेजर की परसेप्शन को देखते हैं यहाँ पे, स्मार्ट मैनेजर के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अभी इसको जो छोड़ा था। देखो, इन रिसेंट डिकेड हाउएवर नॉन प्राइस फैक्टर हैव गेन इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर के बारे में कोई नहीं है। यहाँ से करते हैं, यहाँ पे मैनेजर के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो गेन हो सकती है, ठीक है। अब देखो, सम मैनेजर व्यू प्राइसिंग इज अ बिग हेडेज, प्रेफर इंस्टीट्यूट टू फोकस ऑन अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, हाउएवर स्मार्ट मैनेजर, देखो यहाँ से मिला, स्मार्ट मैनेजर जो है वो ट्रीट प्राइसिंग एज ए की स्ट्रेटेजिक टूल फॉर क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। प्राइस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है फर्म बॉटम लाइन, ए स्मॉल परसेंटेज इम्प्रूवमेंट in the price can generate a large percentage increase in proficiency. More important is a part of company overall value proposition. Price play a key role on creative customer value and build customer relationship instead of running away from pricing, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं हम हमें क्या क्या ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। देखो, अच्छा, स्मार्ट मैनेजर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, 13 क्वेश्चन देख लिया हमने और 12 क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट कर दिया, तो पहले 13 को ही कर लेते हैं, 12 को हम बाद में कर लेंगे। स्मार्ट मैनेजर की पूछा गया था हमसे, तो इट इज़ अ स्टैटिक टूल फॉर कस्टमर वैल्यू, इट इनवाइट इशूज इज, इशू को इनवाइट क्यों करेगा जी, ये तो खट ही जाएगा। इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन अदर एलिमेंट टू मार्केटिंग मिक्स की बात हो नहीं रही थी जब हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज़ इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ, इनडायरेक्ट वैल्यू की भी कहीं पे बात नहीं हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक टूल फॉर कस्टमर वैल्यू, ठीक है। अब 12 क्वेश्चन बचता है हमारा, उसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे बचता है, इसमें व्हाट इज द प्राइस, वाई इज द प्राइस डिफरेंस फ्रॉम द अदर एलिमेंट इन मार्केटिंग, यानी कि प्राइस जो है वो डिफरेंस होता है अदर एलिमेंट से मार्केटिंग मिक्स में, वो क्यों होता है। इट ऑफसेट ऑफ कॉस्ट, इट जनरेट रेवेन्यू, इट इज रिजिट ऑफ कस्ट करेक्टरिस्टिक, इट एंसर चैनल कमिटमेंट। तो हमें प्राइस डिफरेंस फ्रॉम अदर एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स में हमें जो वो देखते हैं हम कहाँ पे मिलता है हमें ये। प्रोडक्ट रिवेन्यू, यहाँ से हमें कुछ, देखो, प्राइस इज ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूस रिवेन्यू, यानी कि प्राइस जो होता है ओनली एक ही एलिमेंट होता है जो कि मार्केटिंग मिक्स में प्रोड्यूस करता है हमारे रेवेन्यू को, और यही ऑप्शन में जो वो दिया भी गया था। तो इसका राइट आंसर को हो जाएगा प्रोड्यूस करता है रेवेन्यू को। ये 12 क्वेश्चन था, ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, साफ साफ हमें पैरा में मिल भी गया था। अब करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिटर्मिनेंट बताना हमें प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो मेजर डिटर्मिनेंट बताना है कि क्या है इसमें से। तो देखो, हाई डिमांड है, लो डिमांड है, कस्टमर वैल्यू परसेप्शन है, कंपनी क्वेस्ट फॉर हाई प्रॉफिटेबिलिटी। फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो, यहाँ से पढ़ते हैं इसको।
A small percentage of improvement in price can generate a large percentage increase in profitability. More important as the part of company overall value proposition, यानी कि कंपनी के लिए जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशंस होता है। प्राइस प्ले करता है की रोल इन क्रिएट कस्टमर वैल्यू। प्राइस जो वो की रोल प्ले करता है जहाँ पे कस्टमर की वैल्यू को क्रिएट करने की बात हो रही है, और ये ऑप्शन में भी था हमारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएट करता है कस्टमर की वैल्यू को, वैल्यू परसेप्शन को, जो वो यहाँ पे कस्टमर वैल्यू परसेप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अदर फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं और सेटिंग द प्राइस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस के, जब हम प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। कंपटीटर की स्ट्रेटजी, ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स, टाइप ऑफ मार्केट, प्राइसिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर, प्रीडेटर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस सेट करने में कुछ कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम देख लेते हैं वहाँ पे। ये पैराग्राफ बचा था, इसको भी रीड कर लेते हैं। दिस प्राइस ऑफ कंपनी चार्ज विल फॉल समवेयर बिटवीन वन that is too low to produce a profit and one that too high produce any demand. It summarizes the major consideration in setting price. Customer perception of the product value set the ceiling for price. If customer perceive that the product price is greater than its value, they will not buy the product. Likewise, product cost set the floor of price. If the company price the product below it cost, company profit will suffer. It's sitting, अब देखो यहाँ पे इट्स सिटिंग द प्राइस बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम प्राइस सेट करना होता है हमें, और कंपनी मस्ट कंसीडर करती है सेवरल एक्सट्रीम एंड इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंपटीटर की स्ट्रेटजी। इन्फ्लुएंस करेगी, हमें इन्फ्लुएंस पूछा था ना, इंक्लूड कस्टमर की स्ट्रेटजी एंड प्राइस, ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मिक्स, और नेचर ऑफ मार्केट एंड डिमांड। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे थे कंपटीटर की स्ट्रेटजी, ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स और टाइप ऑफ मार्केट, यानी कि कैसे कैसे जो वो मार्केट जो वो डिफाइन है, ठीक है ना। वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ये नहीं था, और ये प्रीडेटर प्राइसिंग भी नहीं था। तो टाइप ऑफ यानी किस तरीके की जो वो मार्केट है, यानी कि ज्योग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना एरिया वाइज, तो वो उन फैक्टर की बात जो वो हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ये हिंदी में दे रखा है, यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है when the communication enhance the interaction of learner। जब लर्नर से इंटरेक्शन हो रहा है तो कम्युनिकेशन को कैसे हम जो वो एनहांस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, आर्टिटेक्ट है और ट्रांसेंट है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है वो हम एक तरीके से इंटरेक्शन करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं, ये जो है कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, सोच समझने की क्षमता जो होती है व्यक्तियों की, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड, स्टाइल सेंट्रिक होता है, कोलैबोरेटिव होता है, वर्टिकल होता है और नॉन वर्टिकल होता है। देखो गोल ओरिएंटेड तो होगा ही, क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, तो वो गोल ओरिएंटेड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब सी और बी में से हमें देखना है कि कैसा जो वो होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये जो स्टाइल सेंट्रिक होना चाहिए या कोलैबोरेटिव जो वो
होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 17 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे कोलैबोरेटिव की बात होगी, यानी कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है तो बच्चे जो है आपस में भी कम्युनिकेट करके जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। स्टाइल की बात जो है वहाँ पे नहीं होती है, ना वर्टिकल होता ना ही नॉन वर्टिकल होता है। allowing an issue to faster will contribute to effective communication। देखो अगर हम जो अलाउ करेंगे इशू को तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब हम इशू को जो है उसमें से जो वो एक तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि डिसवर्स करेंगे उसमें से। तो बट हम यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है कि अलाउ करें अगर हम इशू को तो इफेक्टिव बनेगा हमारा कम्युनिकेशन, तो ये नहीं होता, ठीक है ना। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है विल एड्रेस एन इशू। हाँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो एड्रेस करता है इशू को कि क्या इशू आ रहे हैं इन द क्लासरूम बिफोर द बिकम प्रिकेरियस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रीजन सही हो जाएगा बट असर्शन जो है वो गलत है। तो ए फॉल्स आर इज ट्रू जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैचिंग का दे रखा है जहाँ पे लिस्ट 1 कम्युनिकेशन वेरीज दे रखे हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और फिजिकल है। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, फॉल्टी मैसेज, पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ टाइम दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो ये 19। देखो सेमेंटिक क्या होता है, सेमेंटिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड जो वेरीज होती है। सेमेंटिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड वेरीज जो होती है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। फॉल्टी मैसेज यानी कि जो वो मैसेज ही एक तरीके से गलत दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ए को मिलाया हमने 2 से, तो ए को 2 से मिलाया तो यही से हमारा आंसर निकला था, बट हम बाकी को भी मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से रिलेट करेगा तो पुअर रिटेंशन, यानी कि किसी हर व्यक्ति की समझ एक जैसी नहीं होती है तो इस पुअर रिटेंशन बोल सकते हैं, यानी कि याद रखने की क्षमता या जो है कम है। अच्छा, पर्सनल को हम अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो पर्सनल मिलाएगा लैक ऑफ टाइम, यानी कि किसी व्यक्ति के पास टाइम, मतलब टाइम की इंपॉर्टेंस सब व्यक्ति की अपनी अपनी जो पर्सनल होती है, ठीक है ना। अच्छा, बात करें फिजिकल की तो फिजिकल होता है लैक ऑफ फिजिकली। देखो यहाँ से भी क्लियर था, फिजिकली लैक ऑफ फिजिकली क्लियरिटी इन चैनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आसानी से जो वो आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो साइन एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशन टू प्रोड्यूस मीनिंग। साइन और सिंबल जो होते हैं वो इंटरनल रिलेशन जो बताते हैं मीनिंग का। इट इज पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ साइन थ्रू सच रिलेशन। हाँ, नेटवर्क। अब देखो साइन और सिंबल जो वो इंटरनल रिलेशन क्यों प्रोड्यूस मीनिंग का, क्योंकि एक तरीके से जब साइंस और सिंबल्स यानी कि जो क्लासरूम में अगर टीचिंग की जा रही है या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस जब हम एक तरीके से हैंड शेक वगैरह से सामने वाले व्यक्ति को जो वो कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा कोई ना कोई पर्पज होता है उसके पीछे का, तो वो हमारी ज़्यादा लंबी बात को क्या है एक इशारों में ही जो वो कंप्लीट कर देते हैं। दिस पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क साइन ऑफ थ्रू सच रिलेशन, यानी कि सामने वाले को भी उसकी समझ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 21 क्वेश्चन करते हैं। देखो 21 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें इसको, देखो एक मैन कवर कर रहा है डिस्टेंस को 22 किलोमीटर को कवर कर रहा है 4 घंटे में। इनिशियली वॉक, यानी कि किसी एक स्टेप से जाता है वो और वॉक कर रहा है 22 किलोमीटर का डिस्टेंस और 4 आवर में कर रहा है कवर, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है एंड देन जॉगिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो हमें डिस्टेंस कवर बताना है, उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी जो वो कवर की गई है, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले करेंगे हम 4 हावर दे रखे थे हम यहाँ पे, तो 4x प्लस, सॉरी ये स्पीड का लेंगे हम, सबसे पहले स्पीड का चलेंगे, है ना। तो 4x होगा, 4x था, x को करेंगे हम प्लस करेंगे 10,
ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 माइनस एक्स कर देंगे। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो 22 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला पोर्शन तो जाएगा, स्पीड कितनी थी, 4 एक्स हो गई प्लस 10 हो गया। अच्छा, 4 घंटे थे, माइनस कर देंगे उसमें से एक्स, ठीक है ना, एक्स हावर्स। उसके बाद 22 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो 22 किलोमीटर इक्वल टू में आ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद करेंगे, देखो 4x तो सेम लिख लेंगे यहाँ पे। 4x लिखने के बाद प्लस कर लेंगे 40। 40 कैसे प्लस होगा, देखो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, तो ये 40x आ जाएगा। 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे 10x को, ठीक है ना, 40 आ जाएगा ये यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद माइनस कर देंगे 10x इक्वल टू 22 आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये इतना हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 10x इधर आ जाएगा यहाँ से, ये 10x इधर आ जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 4x, जो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये इधर पहुंच गया और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, 4x हो गया। अच्छा, इजिकल टू में क्या लिखेंगे, ये 40 आ जाएगा इजिकल टू में, 40 इजिकल टू में आ जाएगा, और माइनस कर देंगे इसमें से हम 22 जो वो दे रखा है, 22 दे रखा है हमें यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्या क्या बचता है कि देखो 40 में से 22 को माइनस करेंगे और 10 में से 6 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से अगर हम 6x को माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा, और 40 में से 22 को करेंगे तो 18x जो वो निकल के आता है। जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, आ जाएगी 3 आ जाएगी। और हमसे क्या था, 4 हावर चला था वो इनिशियली, तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो ये 12 जो है वो किलोमीटर की स्पीड जो है वो यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है ना। तो उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज दे रखी है और इसको कंप्लीट करके बताना है हमके एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और उसमें जो है वो हम माइनस कर देंगे 1 को, तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। अच्छा, 8 में से माइनस किसको करेंगे, 2 को करेंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब किया था तो 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। 3 का अगर हम क्यूब करते तो 3 तो 9 27 होता है, माइनस करेंगे 3 को तो ये कितना होता है, 24 होता है। जब 4 का क्यूब करेंगे हम तो 64 होता है, 64 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनता है, ठीक है ना। जब हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब आएगा 25 पंजे 125 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 120। अब बचा कितना, अब 6 का क्यूब करो, ये था 5 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो 36 के 216 आएगा, और 216 में से अगर हम 6 को जो माइनस कर देंगे तो ये आएगा 210। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 2 वाटर पाइप हैं, कैन फिल टैंक 10 मिनट एंड 15 मिनट। 2 वाटर टैंक हैं और ये एक टैंक को फिल करते हैं 10 मिनट और 15 मिनट में जो फिल कर लेते हैं, ठीक है। दस मिनट और 15 मिनट में फिल कर लेते हैं ये, तो इसका फॉर्मूला होता है ये x अपॉन बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। सिंपल, देखो एक्स वाई कितना दे रखा है, 10 और 15 दे रखा है, तो 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लाई दिखा है, तो 10 और 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 10 प्लस 15 को प्लस किया, जब हम 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 150,
और जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 मिनट आएगा। ठीक है ना। तो सिंपल था फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। तो 6 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सी ई जी आई ई जी आई के एम। तो इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं कि देखो ए सी ई और जी। अगर हम इसका डिफरेंस देखें यहाँ पे तो +1 किया, यहाँ पे भी +1 किया और यहाँ पे भी +1 किया। तो +1 का चल रहा है तो सब में +1 का ही चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो +1 का कहाँ पे चल रहा है, देखो जे के एल के बाद एम एन, यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा। अच्छा एच के बाद आई जे, ये सही है। जे के बाद के एल के बाद एम एन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एल और एम के बीच में 2 आ रहे हैं। आई के बाद जे के के बाद एल एम एल, यहाँ पे एम के बाद एम एन ओ। ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन में तो यहाँ पे +1 हो रहा है सब में। ठीक है ना। तो +1 हो रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे +1 नहीं हो रहा था और ऊपर के 2 में, और इसमें भी आप देखोगे तो +1 नहीं हो रहा है। तो ये जो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 था इसका। और इवनिंग शिफ्ट जो हमारी ये थी 24 सितंबर की, इसमें हमने 25 क्वेश्चन किए। 25 क्वेश्चन जो वो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें कवर कर लेंगे, यानी कि 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जो भी हमने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन किए, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में जो वो लिख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को भी